मैं पंकज जी आपसे ये कहना चाहूंगा जी। कि हम में से अधिकांश लोग चिर निद्रा में भांग खाकर पड़े हुए हैं। हम्म। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? हाँ नहीं, बिल्कुल सर, आपकी इस बात से तो सहमत है। आप ये बताइए, हम में से कितने लोगों को इस बात का एहसास है कि हमारे ऊपर वही दुष्टतापूर्वक हम्म। वही कानून थोपे हुए हैं जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति दोबारा ना हो उसे हम्म। कुचलने के लिए भारतीयों को अपमानित करके, शोषित करके, उत्पीड़ित करके, प्रक्रिया में फंसा के उन्हें बर्बाद करने के लिए जो नियम कानून और प्रक्रिया बनाई थी, जी सर। हमारे इन दुष्ट राजनेताओं ने अपने प्रिय देशवासियों के ऊपर वही घटिया व्यवस्था थोप के रखी है। इसका हम्म। एहसास है आपको? हाँ नहीं, बिल्कुल सर, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। अच्छा, ये बताइए मुझे पंकज जी, जी बहुत सर। छोटी सी बात मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि अंग्रेजों के राज्य का फैलाव इतना ज्यादा था, साम्राज्य का, कि उसमें हम्म। सूर्य नहीं डूबता था। हम्म। मतलब कहीं ना बिल्कुल कहीं बिल्कुल। सूर्य पृथ्वी उनका घूमते हुए, रहता था। हाँ हाँ, सूर्य की जी। रोशनी उनके साम्राज्य में हमेशा इतना पड़ती थी, बड़ा क्यों? साम्राज्य था इतना उनका। बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। उस साम्राज्य को लोहे के चने चबाना और दांत खट्टे हमारे छोटे से फ्रीडम फाइटर, जिनकी कोई औकात नहीं थी, ना माली स्थिति थी, ना कुछ थी, ना कुछ थी, उन्होंने उनकी नाक में दम करके रखा था कि हम्म। नहीं रखा था? बिल्कुल। एक नहीं, ढेर सारे उदाहरण हैं। जी। आज 75 साल बाद आपके द्वारा चुनी हुई सरकार ने आपको इतना त्रस्त और में डाल दिया है कि जी। बड़े बड़ों की आवाज नहीं निकल रही है। हम्म। डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, उनकी औकात नहीं है कि मुंह से कुछ बोल दें। जी। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। आपकी शिक्षा व्यवस्था कौन सी है जो लॉर्ड मैकाले ने बाबू को पैदा करने के लिए बनाई थी, और भारतीयों का भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान ना हो, उनमें खुद जो है ना एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाए, एक लगे कि हम तो निम्न श्रेणी के व्यक्ति हैं, इस भावना से जो बनाई गई थी, हम्म। वो शिक्षा व्यवस्था क्यों लागू है? अभी आपको बिल मालूम है, हमारे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी डीलिट की डिग्री लेने गए थे कैम्ब्रिज में। हम्म। हम्म। वो 45 मिनट तक जो है ना अंग्रेजों का गुणगान करते रहे। हाँ। तो राजीव दीक्षित जी उससे इतने दुखी हुए कि उन्होंने जो है ना 1780 पेज की रिपोर्ट, हम्म। जो कि लॉर्ड मैकाले ने खुद जो है ना 2 फरवरी 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो पेश की थी, उसकी कॉपी दे दी कि श्रीमान जी आप इसको पढ़ लेते तो इतनी घटिया तो बातें इतने कम से कम नहीं बोलने की कहते। जरूरत नहीं पड़ती है सर। हाँ, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि हम थे कहाँ। अरे जब इनको कपड़े पहनने नहीं आता था उस समय हम 18 विधाओं में पारंगतता थे, क्योंकि उसी पार्लियामेंट क्वेश्चन में पूछा गया, जब ये पार्लियामेंट में डिस्कशन चल रहा था लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट में, तो एक लॉर्ड खड़ा होकर उसने पूछा कि चलिए तुमने भारतीय शिक्षा व्यवस्था की तो बहुत बखान कर लिए हैं, हैव यू स्टडीड समथिंग अबाउट द यूनाइटेड किंगडम आल्सो? जी तो सर। उन्होंने कहा हाँ मैंने उसका भी अध्ययन किया है। तो बोले हाउ 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 डू बी स्टैंड विज इंडिया? तो उन्होंने हम्म। कहा कि साहब, इंडिया की जो है साउथ में लिटरेसी है 97 to 99%, और जी। 57% जो है गुरुकुल लेडीज के द्वारा जो है हेड हो रहे हैं, राइट? हम्म। और नॉर्थ में ये 80 to 88 के बीच में है, राइट, जी। लिटरेसी। और उस समय जो है ना जो ब्रिटेन की जो लिटरेसी थी वो 17% थी, 1 के साथ जी 17, केवल 17%, राइट? फिर उसने आगे कहा कि साहब उनके जो गुरुकुल हैं वो एकड़ों में फैले हुए हैं, जी। जहां प्रायोगिक शिक्षा दी जाती है। हम्म। वहां से निकला हुआ व्यक्ति जो है किसी नौकरी के तलाश में नहीं निकलता है, हम्म। राइट? वो जो है जी। ना इंजीनियर होता है, डॉक्टर होता है, बोले इतने अजीब अजीब चीजें बनाता है। बोले एक जेड कैटेगरी का जो है ना उसने डैम बनाया जो अपने आप में अजीब अजीब है। जी। बोले जो कुतुब मीनार की मीनार है, बोले ऐसा ऐसा लोहा जो है ना डिजाइन किया है कि बोले जो किसी दांत तले उंगली दबाने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। जी सर। तो बोले, और बोले आगे फिर बोलता है वो कि साहब हमारे यहाँ पर जो वहां पर जो है 18 विधाओं में पारंगतता प्राप्त है, हमारे यहाँ पर केवल छोटे से गैराज में संडे को स्कूल होता है जिसमें केवल एक सब्जेक्ट पाया जाता है, वो है बाइबल।
जी सर। क्या ये रिपोर्ट हम सबके शिक्षा का हिस्सा नहीं होना चाहिए, जिससे हमें अपनी सुपीरियरिटी का आभास हो और हमें कम से कम 2 फरवरी 1835 की स्थिति में तो पहुंचने का संकल्प होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर। तो ये दुष्ट राजनेता अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, ये तो अपराधी, बहुत बड़ी हाँ, विडंबना है। दुष्चरित्र, नहीं नहीं, अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्चरित्र और अपराधियों को टिकट दे रहे हैं। और ये तब दे रहे हैं जब 3 बार इनसे सुप्रीम कोर्ट निवेदन कर चुका है कि भाई साहब एक लाइन का संशोधन कर दो केवल पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में कि आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्तियों को जो है ना टिकट की पात्रता नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। 8 साल में 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निवेदन किया है पार्लियामेंट से और सरकार से कि कितने दुष्ट लोग हैं कि एक लाइन का संशोधन भी नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल सर। और दिन प्रतिदिन जो है ये अपराधियों को ही टिकट दे रहे हैं। आपको मालूम है, आपकी जो अभी पार्लियामेंट गठित है, इसमें 44% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में अपना एफिडेविट सबमिट किया है उसके आधार पर आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। जी सर। 44%, राइट? जी सर। अभी जो उत्तर प्रदेश में एक बड़ा लैंडमार्क काम हो गया है कि पहली बार जो है 2022 में अपराधियों की संख्या 50% के मार्का को क्रॉस कर गई है। तो उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें सदस्यों की संख्या है 403 और अपराधियों की संख्या है 205, विच मेक्स इट 51%। मतलब उसने 50% का आंकड़ा जो है ना क्रॉस कर दिया 2022 में, राइट? और इस बार 10 मई 2023 में कर्नाटका के चुनाव हुए, उन्होंने और भी गजब कर दिया है, ये मार्का बढ़ के 55% पे हो गया। अब इन दुष्ट राजनेताओं की चली यदि तो ये जो है 60-65 तक तो पहुंच ही जाएगा यहाँ पे मध्य प्रदेश में। क्या सोचते हैं? बिल्कुल पहुंचेगा, बिल्कुल पहुंचेगा सर। ये जो आप बोल रहे हो इसका कल एक एग्जांपल भी था। कल एक्चुअली एक प्रत्याशी से पिछोर में चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे बात हो रही थी कि उनका वो क्रिमिनल डिक्लेरेशन जाना है। हाँ। तो उनने कहा था वो ऐसा बताना आप, क्योंकि उनके ऊपर 60 मुकदमे दर्ज है। हाँ हाँ। तो मैंने कहा कि उससे कोई फर्क नहीं, हम लोग तो वही जो डीएवीपी से प्रेस्क्राइब मतलब हम लोगों को मिला हुआ है, रेट फाइनलाइज्ड है, उन्हीं के हिसाब से आपका जाएगा। तो उसमें कोई ऐसी नहीं है कि आपका 60 है या एक क्रिमिनल, मतलब तो सोचने में मुझे भी लगा कि बताइए 60 FIR है किसी के, मतलब केस पेंडिंग है। उसको किसी पार्टी ने टिकट दे दिया कि नहीं दिया? बीजेपी से मिला है ना सर, प्रीतम लोधी, आप तो जानते हैं। बीजेपी महान है। 60 अपराधों के अपराधी को जो है ना वो प्रत्याशी बनाती है। लज्जा नहीं आती है बीजेपी को अपने चरित्र पर? अपने आप को राष्ट्रीय कहती है। और आप तो सर बखूबी परिचित होंगे उनसे। कौन है? प्रीतम लोधी सर। अच्छा, मैं क्यों परिचित हुआ, ये तो क्यों लगा आपको? क्यों सर, आप ग्वालियर चंबल रहे हैं ना सर? हाँ, मैं गुना में रहा हूँ 3.5 साल। हाँ, मतलब तो वो लगभग ग्वालियर चंबल। हाँ, मैं प्रीतम लोधी को जानता हूँ और वो मुझे भी जानते हैं। जी सर, जी सर, अच्छे ढंग से जानते हैं। जी सर। अच्छा, ये काम करो भाई पंकज। जी सर। मैं जो है सभी 230 विधानसभाओं में जी सर अपना क्राइम फ्री भारत मिशन का समर्थित कैंडिडेट जो है ना किसी को बनाना चाहते हैं, राइट? जी सर। जी सर। तो कुछ पार्टियां तो एजिटेज आके मेरी गोदी में बैठ गई हैं, ठीक है ना? जी सर। राइट, उनके आज पत्र भी आ रहे हैं, राइट? तो ये संख्या मेरे ख्याल से हमारा अभी लगभग 150 के आसपास पहुंचने वाला है, ठीक है ना? जी सर। लेकिन मुझे पूरा 230 में आतना आदमी चाहिए, ठीक है ना? जी सर। जी सर। और विशेष तौर पर जो बुधनी और छिंदवाड़ा, ये हमारे टारगेट हैं, क्योंकि हमें कमलनाथ को और शिवराज सिंह दोनों को हराना है। तो वहां पे देखो कौन सा मजबूत कैंडिडेट हो सकता है निर्दलीय में या छोटे दलों में। जी सर। जो क्राइम फ्री भारत का जिसे समर्थन दिया जाए। जी सर। क्या ये होमवर्क आप मेरे लिए कर पाएंगे? सर अभी तो क्योंकि हम लोगों की व्यस्तताएं बहुत ज्यादा हैं। देखो यार, अपनी व्यस्तताओं के लिए रोएंगे हम नहीं सर, उसका रीजन ये है। एक मिनट सुन लो मेरी बात। जी सर। हम अपनी व्यस्तताओं के लिए रोएंगे या अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत बना पाएंगे? किस चीज में व्यस्त हैं आप? 2 रोटी खाने में? अरे वो तो वैसे भी मिल जाएंगी। नहीं, वो तो आपकी बात को सर मैं लेकिन एक्चुअली क्या है सर कि अभी मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ बंसल न्यूज से। बंसलरी से कहो कि यदि है उनकी औकात तो वो मुझे तो ग्वालियर चंबल और ये सर पूरा अरे मतलब मेरी बात सुनो, मेरा इंटरव्यू करें यदि औकात है तो। जी सर। अब आपसे तो सर वहाँ सभी परिचित होंगे।
हाँ हाँ, SK बंसल भी जानते हैं। जी सर। कहिए अपने ब्यूरो चीफ को, कौन है तुम्हारा ब्यूरो चीफ अभी? जोशी क्या नाम है, वही है? यहाँ सर ग्वालियर? नहीं नहीं नहीं, ब्यूरो चीफ ऑफ पूरा स्टेट का। चैनल हेड सर। हाँ, चैनल हेड। वो द्विवेदी जी हैं, शरद द्विवेदी सर। हाँ, शरद द्विवेदी जी। शरद द्विवेदी जी को कहिए जरा जी कि सर। गुप्ता साहब कह रहे हैं कि उनका इंटरव्यू ले लें जरा। ठीक है सर। हाँ हाँ। जी सर। क्या ये इतने बिके हुए हैं कि सारा इंटरव्यू लेने की भी औकात नहीं रखते हैं? हम्म। जो व्यक्ति कह रहा है कि इस पूरे जो है ना 3 तारीख को जो है ना सब कुछ बदल जाएगा, जी सर। उसका इंटरव्यू तो कम से कम लेने की इनकी औकात होना चाहिए। हाँ, नहीं? क्या जी सोचते हैं सर। आप? जी सर। हाँ नहीं, इंटरव्यू तो वैसे भी सर मतलब उसमें तो कोई ऐसा बाइस्ड हो गए तो मुझे लगता कि होना भी चाहिए, वो तो जो है तो है। नहीं नहीं, ये डरे हुए हैं, इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप मैथ्यूसन गुप्ता का इंटरव्यू मत लीजिए। जी सर। डरे हुए हैं, इतने डर गए हैं साला, बताइए। एक छोटा सा डीजी को इतने डरना, इतना क्या डरना उससे यार? जी सर। डरना चाहिए क्या? हम्म। तो देखिए, मैं तो ये बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं कि बड़ी आसानी से जी सर। इन कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियां हार रही हैं, और वो ऐसे अदृश्य लोगों से जो कि कल तक जीतने की उनकी संभावना नहीं थी, जी अब सर। वो गारंटी से जीतेंगे। क्यों? क्योंकि क्राइम फ्री भारत ने अपना जो है बड़ा हस्त उनके ऊपर रख दिया है। चंद्रगुप्त और सदस्यों का जो है ना वो चलने वाला है। और ये देखना 13, 14, 15 तारीख के पहले ये दोनों पार्टियां अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस हो जाएंगी। जी सर। 13, 14, 15, 16 तारीख तक शायद ही कोई एक आधे व्यक्ति ऐसा बचेगा जो कहेगा नहीं मैं जीत रहा हूं। शायद ही कोई व्यक्ति बचेगा। जी सर। ऐसा कोई महा आंधी आने वाली है। जी। तो आपको चलिए एक फायदा तो मिल ही जाएगा कि आपके और आपके बच्चों को एक अच्छा भारत तो मिल जाएगा। नहीं बिल्कुल सर, मतलब सर जिसमें जो है गुलामों के नियम कानून जो है बदल जाएंगे। जी सर। संगे असंगे सिविल ऑफेंसेस का जो आर्टिफिशियल मतभेद है वो खत्म हो जाएगा। रिपोर्ट करने के लिए उल्टा पैसा मिलेगा। झूठी रिपोर्ट कर दोगे तो जेल में सड़ जाओगे। 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश होगा, हैश वैल्यू से लॉक होगा, एडमिसिबिलिटी सर्टिफिकेट और चर्न ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेट ऑटो जनरेट होकर ऑटो अटैच होगी। वकील जो है ना उसे उन गवाहियों को और उन एविडेंस को झुटला नहीं पाएंगे। किसी को न्यायालय नहीं जाना होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय मिलेगा। आज 30 साल में भी न्याय नहीं मिलता है। क्राइम फ्री भारत ने एक ऐसा डिजिटल चित्रगुप्त पैदा किया है कि 2029 तक हम इस स्थिति में होंगे कि अपराधी अपने घर से बाहर निकलेगा और वो अपराध करने की नियत से निकल रहा है, ये सिस्टम प्रेडिक्ट कर लेगा। वो ये भी प्रेडिक्ट कर लेगा कि साथ में कौन है, किस वाहन से जा रहे हैं, और आपके पास कोई घातक हथियार तो नहीं है। बीच की नोड उसे वेरीफाई करेंगी। जी सर। बीच की नोड ये वेरीफाई करेंगी कि प्रेडिक्शन सही है कि नहीं है। वो ये भी आइडेंटिफाई कर पाएगा कि किस रास्ते से जाएगा और इसका आक्रमण का या अटैक का टारगेट कौन होगा। और 2029 तक गारंटी से 99% केसेस में अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा अपराध करने के पहले। ऐसा पावरफुल सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन। और फिर जो है देखिए, यदि हवालात के अंदर के हालात यदि बाहर से अच्छे होंगे तो आदमी जेल जाने के लिए यदि अपराध करेगा तो इसको तो कोई नहीं रोक पाएगा। क्यों? क्योंकि यदि आप उसे अरेस्ट भी करेंगे तो जेल ही जाना है ना। जी सर। वो तो खुश हो जाएगा कि हम जेल पहुंच गए, क्योंकि तो जेल उसकी मंजिल है। अच्छी छत है, आजकल बड़ा जो कहते हैं कैमरे वैमरे जो है, टीवी वगैरह हैं, योगा भी होता है, बड़ा आनंद बरस रहा है आजकल जो है अंदर जेल के अंदर, राइट? जी सर। तो इतना सुनहरा। डीजी जेल भी रहे हैं सर शायद? नहीं, मैं डीजी जेल नहीं रहा हूँ। मैं डीजी रेलवे था, डीजी होमगार्ड, सिविल डिफेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट था, और डीजी पुलिस रिफॉर्म रहा हूँ मैं। अच्छा। मैं डीजी जेल नहीं रहा हूँ। जी सर। मैथिलीशरण गुप्ता को डीजी जेल टॉलरेट करना इनके औकात नहीं थे। इन्हें तो क्रिमिनल्स के पेरोल दिलाना है, ये दिलाना है। ये तो घटिया नेता है ना। जी सर।
इनकी औकात नहीं थी मैथिलीशरण गुप्त को जो है ना हेड ऑफ द पुलिस फोर्स के बतौर जो है ना स्वीकार करते, जबकि मेरिट में हाईएस्ट था मैं। जी सर। इनकी औकात नहीं है, घटिया लोग हैं। इन्हें अपने आप को राजनेता कहते हैं, ये घटिया लोग हैं, ये देशद्रोही भी हैं। जो व्यक्ति जो है राष्ट्रहित में निर्णय नहीं लेता है वो देशद्रोही नहीं तो और क्या है? जी सर। पब्लिक ने चुन के भेजा है तो किस लिए भेजा है? राष्ट्रहित में निर्णय लेने के लिए भेजा है ना। जी या ये फ्री भी बांटने, दारू बांटने में बैठा हुआ है? आपको मालूम है आर्टिकल 47 कह रहा है कि इस देश में संविधान का दिशा निर्देश है, मेरा नहीं, संविधान का दिशा निर्देश है, आर्टिकल 47 का दिशा निर्देश है कि इस देश में ना दारू और कोई भी नशीली चीज ना बनना चाहिए ना बिकना चाहिए। इन दुष्ट राजनेताओं ने साला गली गली कोने कोने में कलारी खोल दी है संविधान की व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए। इन दुष्ट राजनेताओं को लज्जा नहीं आती है अपने चरित्र पे? घटिया लोग हैं, घटिया लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं, अपराधी हैं। इन्होंने, आपको मालूम है आपके संविधान ने आपको फंडामेंटल राइट दिया हुआ है कि नोबडी कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, सेक्स, रेस और रिलीजन। इन्होंने आपको जाति और धर्म में बांट दिया है। क्या घटियापन है। और हमारे जैसे विद्वानों ने कहा नहीं साहब ये तो अफर्मेटिव एक्शन है। अफर्मेटिव एक्शन जो है ना ये नहीं होता है। अफर्मेटिव एक्शन का होता है सबको समृद्धि दे दो, सबको मेरिट दे दो, ये अफर्मेटिव एक्शन है। इन घटिया लोगों को अफर्मेटिव एक्शन का ये नहीं मालूम है। और हम विद्वान लोग घटिया लोग हैं। हम लोग अपना पेट पालने वाले हैं कि नौकरी के दौरान हमें अच्छी मलाईदार पोस्टिंग मिल जाए और रिटायरमेंट के बाद जो है ना कोई पोस्ट जो है ना रिटायरमेंट कोई बेनिफिट मिल जाए। हम लोग इतने स्वार्थी घटिया खुदगर्ज लोग हैं। बिल्कुल हमें अपने चरित्र पर लज्जा आना चाहिए। जिस दिन हमें अपने चरित्र पर लज्जा आने लगेगी उस दिन देश बदल जाएगा। जी बिल्कुल सर। ये बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? बिल्कुल सर। तो ईश्वर से प्रार्थना करिए कि आपके बच्चों को अच्छा भारत मिले, सुरक्षित भारत मिले, गुलामों के नियम कानून से आपको आजादी मिले, आपको ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था मिले जो पारदर्शी हो, अकाउंटेबल हो, संवेदनशील हो। यदि ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोगों ने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया तो उन्हें लाखों का हर्जाना विधिक व्यवस्था के तहत देना होगा, वो भी अपनी जेब से, जो उनकी औकात नहीं होगी। फिर बताओ कोई भी बड़ा पद पर बैठा हुआ व्यक्ति वो लाट साहब होगा या अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक और अपने कर्तव्य का ठीक ढंग से निर्वहन करेगा? बताइए मुझे। बिल्कुल सही बात है। करेगा कि नहीं करेगा? आपकी शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी। क्राइम फ्री भारत ने एक ऐसा एग्रो मॉडल डेवलप किया है जो कि आश्चर्यजनक है। माननीय नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं कि साहब उन्होंने ना दुगनी नहीं कर पाई हो ना किसानों की आमदनी। वो कह रहा है बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द मॉडल हम इसे 5 टाइम कर देंगे। बाय 2029 किसानों की आमदनी 5 गुना होगी। जी सर। मजदूरों और गरीब लोगों की आमदनी 10 गुना होगी। वह परिवार जो आज अपना खाना नहीं खा पा रहा है, निवाला नहीं कर पा रहा है, जिसके पास हुनर नहीं है, शिक्षा नहीं है, ऐसे परिवार की आय कितनी होगी मालूम है आपको? 1 लाख रुपए प्रति माह है। और उसको पूरे इकोसिस्टम में 50% का रेवेट का प्रावधान है। उसकी क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह होगी। जी सर। वो व्यक्ति जो आज पेट का खाना नहीं खा पा रहा है, कितना वेल्दी भारत होगा? बिल्कुल सही बात है। कितना वेल्दी भारत होगा? आप ये बताइए। आज जो है ना चारों तरफ केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये वो से आप चारों तरफ कैंसर हो रहा है। मैंने एक प्रेडिक्शन दिया है कि यदि जो है मैथिलीशरण गुप्त इसको रिवर्स ना कर पाए, वैसे मुझे विश्वास है कि मैं रिवर्स कर पाऊंगा, तो 2029 में इस देश के 66% लोग जो है कैंसर या ऑटोनोमस डिसीजेज से पीड़ित होंगे। जी सर। जब आपके 2 लोग जो है ना अस्पताल में होंगे तो तीसरा व्यक्ति अटेंड करने के लिए लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल सर। उस समय आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, साइकोलॉजिकल स्थिति क्या होगी, आपके चैनल में या वहां क्या कितने बिजी होंगे, राइट? फिर आप क्या कवरेज क्या करेंगे आप कि साहब इनके घर में भी हो रहा है, इनके घर में भी कैंसर, इनके भी घर में कैंसर, ये परेशान है। खेती क्या कौन करेगा? इंडस्ट्री कौन चलाएगा? आपकी सर्विस इंडस्ट्री का क्या हाल होगा? ये आयुष योजना क्या कर लेगी? कुछ नहीं सर। हाँ, फिर क्या होगा? तो आप नहीं चाहते हैं कि ये देश बदलना चाहिए? यदि हम नहीं बदल पाए तो जो परिणाम होंगे वो बहुत भीषण होंगे। आपको मालूम है पानी जो 400, 500, 1000 फीट पे चला गया है वो फिर से 8 फीट पे वापस आने वाला है। आपको मालूम है पेड़ों की संख्या जो है ना 3 गुनी होने वाली है। गायों के लिए स्पेशल ब्रीडिंग सेंटर्स होंगे, गायों की संख्या 10 गुनी होने वाली है।
भारत के हर नागरिक को दूध भी मिलेगा, शहद भी मिलेगा। और दूध जो है वो अल्फा 2 वैरायटी का तो हमारी देसी गांव का है ही। उनको भोजन में औषधियां दी जाएंगी, तो औषधि मुक्त युक्त जो है अमृत तुल्य दूध मिलेगा। भारत के हर नागरिक को ओरिजिनल शहद मिलेगी, और वो शहद भी जो है ना औषधि के फूलों से बनाई हुई होगी, औषधि तुल्य होगी। जी सर। भारत में लोग जो है निरोगी और दीर्घायु हो जाएंगे। आज आप जिस तरफ से निकल जाओ, यदि वहां भीड़ ज्यादा है, मान लीजिए अस्पताल है या जो है ना कलारी की दुकान है, बिल्कुल है सर, दोनों जगह भीड़ है। देखिए अस्पतालों का क्या हाल है। आज आप जितना खाना नहीं खा रहे हैं उससे ज्यादा दवाइयों का खर्च है। हमने भारत को क्या बना दिया है, इस विश्व को कितना खराब कर दिया है हमने। व्यवस्था है सर, और लोग भी उसी में चले आ रहे हैं। वो भी देखिए ये तो काम जो है राजनेताओं का था, तो सही निर्णय लें, सही दिशा दें। जनता को हम जो है ना कितने दुष्ट हैं कि जनता से अपेक्षा करते हैं कि वो बदलेगा। अरे भाई तुमको काय को चुना है, तुमको काय के लिए चुना है? तुम दुष्टा करोगे, तुम फ्री भी बांटोगे, तुम मक्कारी करोगे, तुम बदमाशी करोगे, तुम व्यापम करोगे। जी सर। हाँ, किस लिए बनाया है आपको? इसीलिए बनाया है। दुकानें चलाएंगे आपके लोग बैठ के, भ्रष्टाचार करेंगे आपके लोग बैठ के। पंकज जी जागिए। बिल्कुल सर। अपने पेट से जो है ना, आप जैसे लोग जो है जागेंगे, क्राइम फ्री भारत को जो है ना जन जन तक पहुंचाएंगे। 17 नवंबर को जो है ना ये प्रदेश बदल जाएगा और 2024 में ये देश बदल जाएगा। ये मैथिली शरण गुप्त की प्रॉमिस है। जी सर। आपको अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए। जी सर। तो जाग जाइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यदि आपकी इजाजत हो तो इस वार्तालाप को यहाँ विराम दूं। जी सर। अच्छा पंकज जी, आप एक चीज मुझे जरूर बताइए, आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं सर, यही चाहते हैं कि एक अच्छे भारत का निर्माण बस सर हो, क्योंकि लगता है कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत जरूरी है कुछ ऐसा करके जाएं अपन कि वो निश्चित रूप से इसमें मतलब एक अच्छी तरह से रह सकें और खुल के अपनी बात कर सकें एक अच्छे माहौल में। लेकिन पंकज जी, आप तो जो है अपनी व्यस्तताओं में बिजी हैं। आप तो 12 दिन का भी जो है ना त्याग हमारे क्राइम फ्री भारत मिशन के लिए करने के लिए तैयार नहीं है। ये कि हम जो है अगले बचे हुए 17 नवंबर के पहले जितना भी समय जो है अपने व्यावसायिक गतिविधियों से बचेगा वो क्राइम फ्री भारत को समर्पित करूंगा। बिल्कुल करेंगे। चलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। वंदे मातरम सर।